हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और इसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो इसके पहले जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो अभी तक की स्टोरी में रिचर्ड इब्राइट के बारे में हमने बात की, जो एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स की खोज की है और कैसे वो सेल की खोज हुई और किस तरह से वो एक छोटा सा बच्चा जिसको बचपन से ही तितलियों को पकड़ने का शौक़ था और वो शौक़ धीरे धीरे कैसे बढ़ता चला गया और वो क्यूरियोसिटी जो उनके दिमाग में थी किस तरह से एक वैज्ञानिक को जन्म दिया। तो चलिए इन लाइन से स्टार्ट करते हैं। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, रिचर्ड इब्राइट बिगैन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड इब्राइट ने उस समय एक नई रिसर्च स्टार्ट की और वो रिसर्च किस पर हो रही थी? इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर। कीड़ों में एक हार्मोन पाया जाता है जिसके बारे में अभी तक कोई खोज नहीं हुई थी, वो उसी के बारे में जानना चाहते थे। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। एक्चुअली ये जानना चाह रहे थे, इनडायरेक्ट वे में ये खोज हो रही थी कि किस तरह से कोशिकाएं जीवन को जन्म देती हैं, कैसे एक जीवन बनता है। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर दे पाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कोशिश की। उन्होंने जानना चाहा व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। जब उन्होंने तितलियों को कलेक्शन कर रहे थे तो उनका ध्यान गया कि किस तरह से तितलियों के ऊपर जो है 12 जो है छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, गोल्ड सुनहरे स्पॉट होते हैं। इनके दिमाग में आया कि ये स्पॉट होते क्यों हैं, और यही इनके क्यूरियस माइंड का पार्ट था। और अब इन्होंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी कि ये गोल्डन स्पॉट जो हैं ये केवल ऑर्नामेंटल है कि कुछ और है। एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, इब्राइट सेड, बट डॉक्टर उरखर्ट डिडंट बिलीव इट। इब्राइट बताते हैं कि जो जब किसी से और से बात करता तो हर कोई ये बताता कि ये जस्ट केवल उसके जो है सजावट के लिए बना हुआ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनके टीचर या गुरु कहें या जिनसे वो प्रेरित हुए, डॉक्टर उरखर्ट, उन्हें बिल्कुल ये विश्वास नहीं था कि ऑर्नामेंटल होते हैं। उनको भी लगता था ये कुछ इसका रीज़न और होगा। टू फाइंड द आंसर, इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इब्राइट और उन्हीं के एक साथ में पढ़ने वाला स्टूडेंट था जो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड था। दोनों ने मिल करके इस पर रिसर्च की और उन्होंने एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस को बनाया जिससे ये पता चलता था कि किस तरह से ये जो स्पॉट्स होते हैं, ये जो सुनहरे धब्बे हैं, ये किस तरह से तितलियों में पाए जाते हैं और ये हार्मोन्स होते हैं। यहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और हार्मोन क्या होता है? हार्मोन हमारी, जैसे हम लोगों में भी हार्मोन होता है, इंसानों में भी हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, इंटरनल जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये वहाँ प्रोड्यूस होते हैं और ये अलग अलग काम करते हैं। इनका अलग अलग डिफरेंट काम होता है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही हार्मोन जो है तितलियों में भी पाया जाता है। तो वही ये इन्होंने उससे प्रूफ किया कि ये जो हार्मोन इनकी सुनहरे स्पॉट से निकलता है, ये बटरफ्लाई का उसी से पूरा डेवलपमेंट होता है। दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। और जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया तो ये काउंटी फेयर में, काउंटी जो मेला लगा साइंस का, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इसी से इनको आगे बढ़ने का रास्ता मिला और इन्होंने इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला लगा, इंजीनियरिंग फेयर जो लगा, वहाँ पे इन्हें मौका मिला अपने प्रोजेक्ट को दिखाने का। देयर ही वन थर्ड प्लेस टू जूलॉजी। और उसके बाद वहाँ पर इन्हें जो है इस प्रोजेक्ट पर थर्ड प्राइज मिला। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब एंटोमोलॉजी क्या होता है? एक ऐसा विज्ञान का क्षेत्र जहाँ पर केवल कीट पतंगों से ही रिलेटेड डिस्कवरी होती है, खोज की जाती है, रिसर्च होती है। तो अब इन्हें मौका मिला वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च होती थी यहाँ पर, और ये कीट पतंगों की ये लैब थी, प्रयोगशाला थी, और यहाँ पर इन्हें समर में, गर्मियों में इन्हें यहाँ पर काम करने का मौका मिला।
As a high school junior, Richard E. Bright continued his advanced experiments on the monarch pupa. और जब हाई स्कूल के जूनियर थे उस वक्त भी इन्हें इब्राइट ने कंटिन्यू रखा था ये जो इतना एडवांस एक्सपेरिमेंट इनका चल रहा था मोनार्क प्यूपा के ऊपर। ये रिसर्च चल रही थी इनकी। दैट ईयर इज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में और इन्हें फिर से एक दूसरा मौका मिला कि ये जा करके आर्मी जो लेबोरेटरी होती है, आर्मी की जो प्रयोगशाला है वहाँ पर ये जाएं और समर में ये वहाँ पे उस पर रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ पे इन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन्हीं सीनियर ईयर और जब सीनियर ईयर में आए ही वेंट टू अ स्टेप फर्दर और एक कदम और आगे बढ़े। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if there were fed the hormone from the gold spots। और ये पूरा वहाँ पर इन्होंने आगे जो रिसर्च की उसमें ये प्रूफ हुआ कि किस तरह से ये जो सुनहरे धब्बे होते हैं इनसे जो हार्मोन डेवलप होता है निकलता है ये पूरी बटरफ्लाई यानी प्यूपा से लेकर के जो बटरफ्लाई बनती है वो पूरा उसी प्रोसेस का हिस्सा होता है। उसी हार्मोन के कारण इसका बटरफ्लाई का मतलब डेवलपमेंट होता है केवल हार्मोन्स की वजह से। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर ज़ूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर और प्रोजेक्ट को मिला फर्स्ट प्राइज ज़ूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में अंतर्राष्ट्रीय मेले में विज्ञान मेले में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture। और जब इनका ये इसको फर्स्ट प्राइज मिला अगला फिर इन्हें एक चांस मिला जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे कि ये आर्मी लेबोरेटरी के साथ साथ इन्हें यूएस डिपार्टमेंट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था लैब थी वहाँ पर भी उस प्रयोगशाला में भी इन्हें काम करने का मौका मिला। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन year at Harvard University, Wright went back to the laboratory of the Department of the Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots। और इन्हें वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पर ये मौका इन्हें मिला था लेकिन इसके बाद भी ये वापस फिर से उस लैब में गए। लैब ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो लैब था वहाँ फिर से गए और फिर से इन्होंने उसी पे रिसर्च किया उस हार्मोन पर जो उन गोल्ड स्पॉट से निकलता है। यूजिंग द लेबोरेटरी ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और इतनी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे थे, इतने एडवांस वो लैब थी, इतना एडवांस वो प्रयोगशाला थी जहाँ पे हर तरह के इंस्ट्रूमेंट थे और वहाँ इन्हें बहुत बड़ी मदद मिली कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इन सारे जो वहाँ पे मशीनें थी उनका यूज़ करके इन्होंने किस तरह से हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर होता है कैसे हार्मोन्स काम करते हैं इस पर इन्होंने काफ़ी कुछ करने का मौका मिला। अ ईयर एंड हाफ लेटर लगभग 1.5 साल बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर जब मैं जूनियर ईयर में था इब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी अबाउट सेल लाइफ। और कह रहे तभी मुझे एक दिमाग में मेरे आइडिया आया कि क्या विचार आया कि कैसे जो कोशिका है कैसे जीवन का निर्माण होता है। इट केम व्हाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। और ये विचार उन्हें तब आया जब वो फोटोज जो थी हार्मोन्स की जो केमिकल स्ट्रक्चर की जो फोटोज थी वो एक्सरे फोटोज के थ्रू देख रहे थे। एक्सरे उनका देख रहे थे उन फोटोज का जो हार्मोन स्ट्रक्चर का था। When he saw those photos, Ebright didn't shout यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। जब उन्होंने देखा तो ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने देखी और बहुत सरप्राइजिंग था लेकिन वो चिल्लाए नहीं, उन्होंने अपनी खुशी चिल्ला के जाहिर नहीं की बल्कि ना उन्होंने बोला कि मुझे हाँ अब समझ में आ गया पता चल चुका है, बट ही बिलीव बल्कि वो विश्वास करते थे दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स। उन्हें विश्वास था कि ये जो उन्होंने रिसर्च की है जो उन्होंने खोज की है अब ये बहुत बड़ी जो जीव विज्ञान की इतनी बड़ी पहेली बना हुआ अभी तक जीवन
कैसे बना, कैसे होता है, ये बहुत बड़ी ये पहेली सुलझ जाएगी। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और ये पता चल पाएगा कि किस तरह से डीएनए जो है कैसे काम करता है कोशिकाओं के साथ। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और डीएनए जो होता है वो केंद्रक भाग होता है, केंद्रक के कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, और ये जो सब्सटेंस है डीएनए जो है यही डिसाइड करता है कि किस तरह से कैसे हमारी हेरिडिटी कंट्रोल करता है, कैसे सेल्स काम करती हैं, कैसे डीएनए वर्क करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यही निश्चित करता है कि कोई भी सेल, कोई भी कोशिका कैसे काम करेगी। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और अगर एक शब्द में कहा जाए तो जो डीएनए होता है वो जीवन की रूपरेखा को बताता है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. अब ये ईब्राइट और इनके साथ में रूममेट इनके थे जेम्स आर ओंग, दोनों ने मिल करके ये काम कर रहे थे, पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे थे, कंस्ट्रक्ट और साथ में एक मॉडल बना रहे थे प्लास्टिक से मॉलिक्यूल्स का, ये दिखाने के लिए कि कैसे ये पूरा वर्क होता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियोरी, और ये मॉडल बनाने के बाद उन्होंने एक पेपर पर पूरी थ्योरी को भी, पूरे सिद्धांत को भी लिखा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। और बहुत सरप्राइज की बात थी कि कोई भी उन्हें जानता नहीं था इस बारे में, और रिचर्ड इब्राइट ने ग्रेजुएशन कर लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और बहुत ही अच्छे नंबरों से किया। 1510 बच्चों का पूरा वो सेक्शन था, पूरा जो उनकी क्लास थी उसमें ये सेकंड टॉपर बने। इब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में इन्होंने आगे की रिसर्च करने के लिए एडमिशन लिया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और अब उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत पर ये कर रहे थे काम जो ये प्रूफ करे कि किस तरह से ये कोशिका का जो पूरा सिद्धांत है, डीएनए जो पूरा काम करता है, कैसे वर्क करता है। इफ द थियरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, और ये कहते हैं कि अगर ये थ्योरी सच साबित हो गई तो ये जो अभी तक पूरा सस्पेंस बना हुआ है कि जीवन कैसे होता है, ये पहली सुलझ जाएगी, समझ में आ जाएगा लोगों को। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and another diseases, और कैसे कैंसर से बचा जा सकता है और बहुत सारी और बीमारियां उनसे, ये विचार जरूर डेवलप होगा। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब पॉसिबल हो पाया केवल इब्राइट के साइंटिफिक जो इनका क्यूरियस माइंड था, जानने की जो इनकी इच्छा शक्ति थी उसकी वजह से। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ। हाई स्कूल के रिसर्च में इनका ये पर्पज था ये जानना कि स्पॉट्स जो होते हैं मोनार्क प्यूपा पर, इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ, और किस तरह से वो कोशिका तक इस सिद्धांत को लेके गया। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that hasn't time for another interest. और रिचर्ड इब्राइट विज्ञान में उनकी इतनी रुचि थी कि सारा ध्यान उन्होंने इन्हीं बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में, उनके बारे में जानने में ही लगा दिया, और इन्होंने किसी और फील्ड में, बट नॉट सो डीपली ही हैजंट टाइम फॉर अनदर इंटरेस्ट, और इनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि और किसी चीज़ में इंटरेस्ट लें। इब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर। इब्राइट जो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, बहुत अच्छा बोलते थे, और डिबेट होती थी उसके भी ये चैम्पियन थे। अ गुड कैनोइस्ट थे एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और बाहर भी जाया करते थे, आउटडोर भी विजिट किया करते थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और ये बहुत ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, और ख़ास तौर पे नेचुरल जो पेंटिंग्स होती हैं उसको बनाया करते थे,
फ़ोटो खींचा करते थे एंड साइंटिफिक जो एग्जीबिशंस होती थी उनकी। इन हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and Richard E. Bright, where his social studies teacher and advisor to both clubs. अब जो रिचर्ड ई ब्राइट थे वो वॉज ए स्ट्रेट स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट थे बिकॉज लर्निंग वॉज इजी, क्योंकि सीखना आसान होता है। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग, और वो डिबेट किया करते थे। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस के क्लब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड अवेरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। और उसके बाद इन्होंने समवन टू एडमायर, किसी ने जो एडमायर किया, प्रशंसा की, रिचर्ड एवेरर वो हिज सोशल स्टडी टीचर, वो उनके सोशल स्टडी के टीचर थे, उनकी तारीफ़ी। एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और वो दोनों ही क्लब्स के एडवाइज़र थे। मिस्टर वेयर वॉज द फर्स्ट पर्सन फॉर मी देन। वो बताते हैं कि जो मिस्टर वेयर थे वो पहले व्यक्ति थे मेरे जीवन में। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, इब्राइट सेड। इब्राइट बताते हैं कि मिस्टर वेयर की वजह से उनका ये जो क्यूरियस माइंड था ये आगे बढ़ पाया, नए विचारों को जन्म दिया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। और मिस्टर वेयर कहते हैं, बताते हैं कि रिचर्ड बहुत मेहनती था एंड ऑलवेज, हमेशा वो एक्स्ट्रा एफर्ट किया करते थे। व्हाट प्लीज मी वाज हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterfly and his interests। और जो रिचर्ड इब्राइट थे वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे, केवल रिसर्च के लिए नहीं, रिसर्च तो वो कर ही रहे थे बटरफ्लाइज के ऊपर, बल्कि वो जब डिबेट होता था उसके लिए वो बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़ करके रिसर्च करके जाते थे। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड। और रिचर्ड कॉम्पिटिटिव माइंड था उनका, और मिस्टर वेयर आगे बताते हैं बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बैड सेंस में नहीं था। कंपटीशन कैसा था? पॉजिटिव कंपटीशन करते थे। ही एक्सप्लेन्ड, वो बताते हैं, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। वो बताते हैं कि रिचर्ड जो थे, रिचर्ड इब्राइट जो साइंटिस्ट थे, वो केवल जीतने के लिए रिसर्च नहीं करते थे या कोई प्राइज पाने के लिए, कोई पुरस्कार पाने के लिए, बल्कि वो जो भी करते थे, रादर ही वाज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। क्यों वो इसलिए जीतते थे क्योंकि वो जो काम करते थे उसको बेस्ट तरीके से करते थे, और यही उनका काम करने का तरीका था कि कुछ भी करो तो वो जो भी काम करो उसको बेस्ट तरीके से करो, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। एकदम सही उनके पास कारण थे, तर्क थे जो ये बताते थे कि वो बेस्ट बनना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये राइटर बताते हैं कि किस तरह से एक साइंटिस्ट बनने के लिए, जैसे कोई चीज़ हम कोई रेसिपी बताते हैं तो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती, सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ये लास्ट में वो बताते हैं कि अगर साइंटिस्ट किसी को बनना है तो किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट है स्टार्ट्स विद द फर्स्ट रेट माइंड। पहला कि जो दिमाग का जो सोचने का तरीका है वो एकदम फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, यानी कि क्यूरियस माइंड होना चाहिए, एकदम डिफरेंट सोचने का तरीका होना चाहिए। एंड मिक्स इन द वेल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। और बताते हैं कि जो भी काम करो, जो भी करो उसको अपनी क्यूरियस माइंड से जोड़ो और सही कारण के लिए जीतने की इच्छा रखो। एकदम सही रीज़न होना चाहिए, पॉजिटिव आपकी सोच होना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। इब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और इब्राइट के अंदर ये दोनों ही क्वालिटी थी। इब्राइट जो थे वो क्यूरियस माइंड भी थे, और दूसरा उनकी जो क्यूरियसिटी थी वो सही रीजन में उसके लिए मेहनत करते थे और पूरा परफेक्टली उस काम को करना चाहते थे, और फाइनली उन्हें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिला। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity। राइटर बताते हैं कि कैसे जो ये बुक उन्हें उनकी माँ ने उन्हें ला के दी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10,
किस तरह से इसने उनका विज्ञान के प्रति जो नज़रिया था, जो उनका क्यूरियसिटी थी, किस तरह से उसको चेंज किया और किस तरह से रिचर्ड ए ब्राइट का माइंड चेंज हुआ और कैसे उनकी क्यूरियसिटी कभी भी शांत नहीं हुई, कभी भी उनका जो क्यूरियस माइंड था, जिज्ञासु जो दिमाग था उनका, उसने हमेशा नया कुछ जानने की कोशिश की और उनकी वो जिज्ञासा कभी उन्होंने ख़त्म होने नहीं दी। और इस तरह से राइटर ने बताया है कि जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये 2 क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। फर्स्टली वो क्यूरियस माइंड होना चाहिए, सेकेंडली उन्हें राइट रीजन्स के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, तब जा कर के सफलता मिलती है। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।